हमेशा लंबा सोचो, दूर का सोचो। हम लोग बहुत पास के बारे में सोचते हैं और बड़ी जल्दी शुरू करते हैं और जल्दी छोड़ देते हैं। ये गड़बड़ है लाइफ में बहुत बड़ी। तो हेलो बच्चों, कैसे हो? स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जिद वाला पर। मैं हूं सौरभ सर और आज हम आपके लिए जो टॉपिक लाए हैं फिजिक्स का वो है इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th एंड 12th से रिलेटेड। और वो यहाँ पर देखिए क्या है, वो है ओम्स लॉ। क्या है? ओम्स लॉ। आप बोलोगे सर ये टॉपिक तो काफी वेल नोन है, हम सबको पता है, पर मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आज जो आप इस वीडियो में देखने जा रहे हैं और समझने जा रहे हैं उस लेवल पे आपको ये नहीं पता होगा। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखना। और स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, ओम्स लॉ में आप सबने ये पढ़ा हुआ है कि जो वोल्टेज की आप प्रोपोर्शनैलिटी देते हैं वो आई के साथ देते हैं, जस्ट लाइक दिस। अभी इसके बाद आप क्या करते हो, प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हो तो V इज इक्वल टू आई और एक कांस्टेंट आता है R, जो कि रेजिस्टेंस कहलाता है किसी भी मटेरियल का। तो V इज इक्वल टू आई आर आपका बन जाता है क्या? ओम्स लॉ। अच्छा, आप इसको जब लिखते हो तो मेरे को बताओ आप लिखते क्या हो? आप क्या ऐसा लिखते हो कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट? यदि आप ऐसा लिखते हैं तो यहां पर आप गलती कर रहे हैं और यहां पर एक बहुत बड़ी ब्लंडर है, क्योंकि वोल्टेज करंट पे डिपेंडेंसी नहीं रख सकता और ना ही ऐसा कभी होगा। क्योंकि जिस तरीके से हमें पता है कि माता पिता पहले आते हैं और संतान बाद में आती है, और संतान की डिपेंडेंसी काफी समय तक माता पिता पर रहती है, उसी तरह वोल्टेज की डिपेंडेंसी करंट पर हो ही नहीं सकती, क्योंकि वोल्टेज इज लाइक पेरेंट एंड करंट इज लाइक डॉटर और सन। तो करंट जो यहां पर है वो डिपेंडेंट फैक्टर देता है। दैट मीन्स करंट शोज द डिपेंडेंसी ऑन वोल्टेज। आप करंट से वोल्टेज नहीं बनाते हैं, आप वोल्टेज से करंट बनाते हैं। इसको थोड़ा सा कुछ ऐसे समझो कि यदि अपन बात करते हैं कि एक बैटरी है इस प्रकार से, ये वाला जो एलिमेंट होता है टर्मिनल, इसको आप क्या बोलते हो? प्लस। और ये क्या होता है? माइनस। छोटा वाला माइनस होता है, बड़ा वाला प्लस होता है। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ज्यादा यहां होते हैं, किसमें? माइनस वाले में। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कम होते हैं प्लस वाले में। तो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी माइनस में ज्यादा है। दैट मीन्स माइनस वाली प्लेट जो छोटी प्लेट है और बड़ी वाली प्लेट पर इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी कम है। ये जो डेंसिटी डिफरेंस है ना, ये पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? पोटेंशियल डिफरेंस। ये पोटेंशियल डिफरेंस डेंसिटी जो है, इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी, उसका डिफरेंस है एनर्जी के फॉर्म में। इस प्रकार से हम देखें तो इलेक्ट्रॉन जो है वो माइनस प्लेट से प्लस प्लेट की ओर चलेंगे, क्योंकि दैट मीन जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वहां से कम की ओर जाएंगे, है ना? और इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट में आपके पास क्या बनती है? इलेक्ट्रिसिटी इन द फॉर्म ऑफ करंट। तो करंट जो आपका जाएगा वो कहां पर जाएगा? वो प्लस से माइनस को चलेगा। तो करंट जो होगा I, दैट विल propagate or that will start developing from the positive plate and that will lead to the negative plate. तो करंट आपका हमेशा चलेगा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। चलिए, यहां तक तो क्लियर है कि पोटेंशियल डिफरेंस होता है इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी का डिफरेंस एनर्जी के टर्म्स में। अभी यदि यहां पर अपन बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस जब बनेगा ना बच्चों, तब आपके पास क्रिएट होगा वोल्टेज। क्या क्रिएट होगा? वोल्टेज। दैट मीन्स ये जो वोल्टेज है ये डिपेंड करेगा पहले तो पोटेंशियल डिफरेंस पर, और यहां से आपको मिलता है ईएमएफ। क्लास 12 वाले समझ पा रहे होंगे इसको, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ। ईएमएफ एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है जो इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट को कंट्रोल करता है। पोटेंशियल डिफरेंस के कारण वो मूवमेंट होता है एंड दैट विल लीड टू द वोल्टेज। वापस ओम्स लॉ पे आते हैं। वोल्टेज एक पेरेंट है। जब तक वोल्टेज नहीं होगा करंट का डेवलपमेंट नहीं होगा। तो करंट का प्रोडक्शन वोल्टेज पे डिपेंड करता है, ना कि वोल्टेज का करंट पर। तो यहां थोड़ी सी गलती होती है, यहां लिखने में, एक्सप्लेन करने में गलती होती है। ऑल्दो ये भी तरीका सही है, पर मैं आपको एग्जैक्ट तरीका बता रहा हूं कि आपको इसको करना क्या है। और एग्जाम में करके आना, यदि ऐसा कुछ आता है तो डेफिनेटली यू विल
गेट सम एडिशनल मार्क्स एंड यू विल गेट सम एक्स्ट्रा एज। अब होता क्या है ओम्स लॉ में, ये देखो, इसको अभी अपन भूल जाते हैं। आपके पास पता है कि डिपेंडेंसी ऑफ करंट I is on voltage. That means current is dependent on voltage. है? This is the right way to write. अब ये प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो I is equal to एक कांस्टेंट आएगा। अभी बच्चों ध्यान रखना, वो R अभी नहीं होगा, वो होगा G। क्या कांस्टेंट होगा? G। और साथ में आपको लिखना है B। यहां पर ये जो G है ये कहलाता है कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी। इसको कंडक्टेंस भी आप बोल सकते हो। तो G इज एक पॉजिटिव टर्म है, रेजिस्टेंस की जैसा नहीं है कि वो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने से रोक रहा है। यहां जो G है, कैपिटल G, वो कंडक्टिविटी है। दैट इज शोइंग दैट कितना काबिलियत है उस मटेरियल में करंट को फ्लो कराने का, ना कि करंट को रोकने का। तो देखने का नजरिया, हम G के फॉर्म में बात करेंगे, हम पॉजिटिव एलिमेंट के फॉर्म में बात करेंगे, तो दैट इज कॉल्ड कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस। कंडक्टेंस ज्यादा है मतलब रेजिस्टेंस कम है, कंडक्टेंस कम है मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा है। ठीक है, तो यहां पर देखिए, इसको ऐसा बोल सकते हैं, यदि अमीरी कम है दैट मीन्स गरीबी है, या गरीबी ज्यादा है, और अमीरी ज्यादा है तो गरीबी कम है। तो आप देख सकते हैं कि कंडक्टेंस इज जस्ट अपोजिट टू रेजिस्टेंस। तो you will write I is equal to, in place of G you need to write 1 by resistance। रेजिस्टेंस का अपोजिट है कंडक्टेंस, और साथ में तुमको क्या लिखना है? V। अब यहां से वेरी मच क्लियर है आपको कि R को आप ट्रांसपोज करोगे, R को आप ट्रांसफर करोगे I की तरफ, तो you will get IR is equal to V। यहां से आगे इसको स्वैप करके लिख लो, तो यू विल गेट V इज इक्वल टू IR। नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज द ओम्स लॉ, जहां पर V इज इक्वल टू IR मिलता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वोल्टेज की डिपेंडेंसी करंट पर है। हम चले थे करंट की डिपेंडेंसी वोल्टेज पर लेकर, और हमको मिला है V इज इक्वल टू IR। सो दिस इज द करेक्ट फॉर्मेशन ऑफ ओम्स लॉ। तो यदि आप इस तरीके से इसको डिफाइन करते हैं, इस तरीके से आप इसको कर आते हैं, तो यकीन मान के रखिए कि आपको कुछ एज मिलेगी उन बच्चों के मुकाबले जो डायरेक्ट ऐसा लिख के आ रहे हैं। तो यदि ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, आप इसको फॉलो कर सकते हो। नॉट ओनली क्वेश्चन, एक जनरल अवेयरनेस के लिए भी मैं इस चीज को बता रहा हूं आपको कि दिस इज द करेक्ट फंडामेंटल एक्सप्रेशन फॉर ओम्स लॉ। यहां तक आई होप आपको क्लियर हुआ होगा इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट, करंट का मूवमेंट। इसके बाद आगे देखते हैं, पहले आप इसको नोट कर लो। तो चलो इसके बाद एक और अपन टॉपिक पे चलते हैं, जो कि कहलाता है रेजिस्टिविटी। क्या कहलाता है? रेजिस्टिविटी। तो देखते हैं रेजिस्टिविटी क्या होती है। तो टॉपिक है हमारा यहां पर रेजिस्टिविटी। अच्छा, आप में से काफी बच्चों को पता होगा कि रेजिस्टिविटी को हम किससे बताते हैं। एक सिंबल होता है जिसको हम बोलते हैं रो, ऐसा कुछ होता है उससे। दिस इज कॉल्ड RHO। इसको हम क्या बोलते हैं? रो। तो रो साइन से आप रेजिस्टिविटी को बताते हैं। और होती क्या है रेजिस्टिविटी, अभी देखिए, आपने जैसे देखा कि यहां पर जो R आता है ये रेजिस्टेंस कहलाता है, ये कंडक्टेंस का अपोजिट है। तो रेजिस्टेंस जो R होता है उसकी डिपेंडेंसी अब किस किस पे होती है। यदि आप एक वायर लेते हैं, फॉर सपोज दिस इज अ वायर, इस वायर में रेजिस्टेंस होगा यदि ये मेटालिक है, यदि ये नॉन मेटालिक है तो भी रेजिस्टेंस होगा। हो सकता है 100% रेजिस्टेंस हो, लकड़ी का हो तो। प्लास्टिक का है 100% रेजिस्टेंस है, इसलिए इसको हम इंसुलेटर बोलेंगे। पर यदि मेटालिक वायर है, कॉपर का है फॉर सपोज, तो इसमें कुछ रेजिस्टेंस भी होगा, कुछ कंडक्टेंस भी होगा। ये मिला के रेजिस्टिविटी बनाएगा। तो होगा क्या, रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसी, यदि मेटालिक वायर की हम बात करें या कंडक्टर्स की बात करें, तो उसमें रेजिस्टेंस तो होता है। अब वो रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसी पहली होती है लेंथ पर। किस पर होती है? लेंथ पर। लेंथ बढ़ती है तो रेजिस्टेंस बढ़ता है। वायर जितना लंबा लेते जाओगे रेजिस्टेंस बढ़ेगा। कम लंबा वायर लोगे, छोटा वायर लोगे, तो रेजिस्टेंस कम रहेगा। अच्छा, दूसरा जो एलिमेंट है कि रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसी तुम्हारे पास होगी एरिया के इनवर्स प्रोपोर्शनल। मतलब एरिया
किस पे डिपेंड करता है? डायमीटर पे, थिकनेस पर। मोटाई ज्यादा होगी किसी वायर की, उसका एरिया बढ़ जाएगा। मोटाई कम होगी किसी वायर की, थिकनेस कम होगी, उसका एरिया कम हो जाएगा। तो एरिया यदि ज्यादा है, दैट मीन्स उसकी थिकनेस ज्यादा है, तो मोटे वायर का एरिया जो होगा ज्यादा होगा और इस कारण से रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन, इसका मतलब ये बढ़ेगा तो ये कम होगा, और ये कम होगा तो ये बढ़ेगा। दैट मीन्स डिनोमिनेटर यदि कम होगा तो टोटल फ्रैक्शन बढ़ जाएगा, डिनोमिनेटर यदि ज्यादा होगा तो टोटल फ्रैक्शन कम हो जाएगा। इस प्रकार से हम देखेंगे कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। लेंथ को L से बताएंगे, और रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया को A से बताएंगे। टेम्परेचर पे भी डिपेंडेंसी होती है रेजिस्टेंस की, पर हम उन फैक्टर्स की बात कर रहे हैं जो फैक्टर में दिखाई दे सकते हैं जो हिडन फॉर्म में नहीं रहेंगे। तो यदि हम इन दोनों एलिमेंट को कंबाइन कर दें तो वी कैन से R इज प्रोपोर्शनल टू L बाय A। R किस पे डिपेंड कर रहा है? लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एरिया के इनवर्स प्रोपोर्शनल। अब यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी हटेगी ऑब्वियसली, तो R इज इक्वल टू आएगा, प्रोपोर्शनैलिटी हटती तो एक कांस्टेंट आता है, वो कांस्टेंट इस केस में क्या होगा आपके पास? दैट विल बी रो, ये वाला रो जिसको आप क्या बोल रहे हो? रेजिस्टिविटी बोल रहे हो। और साथ में आपके पास बनेगा L बाय A। अभी यदि आपको इस रो को फॉर्मुलेटिव स्ट्रक्चर में लाना है तो यू विल से रो इज इक्वल टू R, दिस A क्रॉस ट्रांसफर होगा, R A, L नीचे जाएगा, डिवाइड बाय L। तो रो इज इक्वल टू RA बाय L। दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेजिस्टिविटी। अब इसका यूनिट क्या होगा? अच्छा, एक चीज और ध्यान रखो कि रेजिस्टिविटी जो है बच्चों, वो रेजिस्टिविटी फिक्स होती है हर एक मटेरियल की। फॉर सपोज यदि ये कॉपर वायर है, इसके 15 टुकड़े भी कर दोगे तो रेजिस्टिविटी सेम रहेगी हर टुकड़े की, दैट इज कांस्टेंट। तो रेजिस्टिविटी फिक्स रहती है मोस्ट ऑफ द केसेस। तो यहां पर अब इसकी यूनिट क्या होगी? देखो, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम। एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर। 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, तो आपके पास क्या बचा? ओम मीटर। तो दिस इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का यूनिट होता है ओम मीटर। तो यहां पर देख लीजिए, एक इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, फॉर्मूला आपके सामने, ओम्स लॉ का फॉर्मूला आपके सामने। अच्छा, यदि ओम्स लॉ में आपसे कोई पूछता है कि करंट आप कैसे निकालेंगे, तो करंट का फॉर्मूला क्या बनेगा? I इज इक्वल टू V बाय R। और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ऐसे ही बनेगा, R इज इक्वल टू V बाय I। तो ये कुछ फॉर्मूले होते हैं जो ओम्स लॉ से डिराइव किए जाते हैं, और ओम्स लॉ और रेजिस्टिविटी हमने आज देखा। अलॉन्ग विद दिस मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि आपके ये जो टॉपिक है इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, थ्योरी भी आती है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी आते हैं, और ऑप्शन जो मल्टीपल चॉइस होते हैं वो भी हो सकते हैं। अभी ध्यान नहीं रखना है कि आपको पढ़ना क्या है एग्जैक्टली। बोर्ड एग्जाम आपका बिल्कुल पास में है साइंस का, उसमें फिजिक्स में क्या क्या टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ना है। जैसे आप देखिए कि यहाँ पर आपको जो ये दिख रहा है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में, यहाँ पर आपको सबसे पहले तो क्या पढ़ना है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, साथ ही साथ आपको पढ़ना है प्रिज्म। प्रिज्म से रिलेटेड आपके थ्योरी आ सकती है, लेंस फार्मूला, मिरर फार्मूला, लेंस फार्मूला, मिरर फार्मूला, अलॉन्ग विद पावर ऑफ लेंस जो डायप्टर में अपन नापते हैं। तो ये जो टॉपिक है ये आपको कंप्लीट कर लेना है। इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल आएंगे, लेंस फार्मूला और मिरर फार्मूला पे बेस्ड आ सकते हैं बिल्कुल, इनको डिराइव करने भी आ सकता है, पर डेरिवेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वहां अपन बात करें 10th बेसिस पे तो इस पे न्यूमेरिकल आएंगे, 12th बेसिस पे डेरिवेशन आ सकता है। दूसरा प्रिज्म, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस पे बेस्ड आपके पास थ्योरी आ सकती है लिखने के लिए। दूसरा जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका, दैट इज ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड, उसमें से आपको ह्यूमन आई पढ़ लेना है, और कुछ पोर्शन डिलीटेड है वो आप मत पढ़िएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लगा दिया, ये पोर्शन आपका डिलीटेड है। इसमें स्कैटरिंग आप पढ़ लीजिए, है ना, और कुछ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वगैरह है वो पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट अपन यदि रेनबो फॉर्मेशन पढ़ लीजिएगा, ये जो है। नेक्स्ट आपके पास है इलेक्ट्रिसिटी, उसमें देखिए आप ओम्स लॉ पढ़ना है। लास्ट क्लास में हमने कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स पढ़ा था, पैरेलल इन सीरीज, वो जरूर करिए, उस पर बेस न्यूमेरिकल कर लीजिए क्लास 10th वाले। नेक्स्ट रेजिस्टिविटी, और इस प्रकार से आपके
और कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, जिसमें आपको क्या करना है, नंबर ऑफ यूनिट्स, इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन, जूल्स लॉ, ये जरूर पढ़िएगा। अगला जो चैप्टर है आपका वो आपका क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इस पर फ्लेमिंग्स के रूल जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे हैं, आप एक के चक्कर में बाकी नहीं छोड़ सकते। और साथ ही साथ आपको वहां पर क्या पढ़ना पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ना है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना, स्क्रू रूल, ये सब आप वहां से पढ़िए उस वाले चैप्टर से। नेक्स्ट जो चैप्टर है 10th के लिए आपका, दैट इज एनर्जी वाला जो है, दैट इज टोटली डिलीटेड। और फिर भी यदि उसमें से कोई क्वेश्चन आपको मिला तो यू कैन इजीली सॉल्व, इजीली आंसर दैट, बिकॉज दैट इज रिलेटेड टू सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जस्ट लाइक कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको कवर अप, खूब जबरदस्त मेहनत कीजिए, इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक्स, तो जरूर कर लीजिएगा, आपको पक्का क्वेश्चन इसमें से मिलेंगे। इस पे बेस आपको कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे, न्यूमेरिकल मिल सकते हैं, तो कोशिश करिए इसको दोबारा एक बार देख लीजिए। और इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइए। थोड़ी देर हो जाती है, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं कि हम वीडियो नहीं बना पाते हैं कंसिस्टेंटली, पर वी विल सी एंड वी विल टेक केयर ऑफ दिस कि आपके लिए लगातार वीडियो ला सकें। तो आगे दीजिए, यहाँ पर ये टॉपिक कवर कर लीजिएगा, जो आपको पता है उसको एक बार फिर से देख लीजिए और अच्छे से एग्जाम दीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो शेयर करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करना। यही बोलेंगे कि खूब जम के पढ़ाई करो, मेहनत करो और भरोसा रखो अपने आप पे, क्योंकि तुमको सिर्फ तुम हरा सकते हो और कोई नहीं। किसी में इतनी औकात नहीं कि वो तुमको हरा पाएगा यदि तुम ठान लो। तो अपने आप को ध्यान में रख के चलो। दुनिया तो बोलती रहेगी जो भी बोलती है, तुम्हें मेहनत करनी है, तुम्हें पढ़ना है, तुम्हें डिसाइड करना है कि विच स्ट्रीम यू विल सेलेक्ट इन फ्यूचर। तो कोशिश करो, जिस चीज़ से ज़्यादा लगाव है उसके लिए मेहनत करो। और पढ़ाई ये तो यूनिवर्सल एक ऐसा एलिमेंट है जिससे प्यार आपको करना ही चाहिए, क्योंकि इसको नहीं करोगे तो और कुछ हाथ में बचेगा नहीं तुम्हारे पास। तो बात को थोड़ा ध्यान देना, गौर करना इस बात पे, ये एलिमेंट लेकर ही चलना है। उसके अलावा तुम्हें जो करना है आप करो, पर इसको नहीं छोड़ना है, पढ़ाई नहीं छोड़ना है। पढ़ाई करोगे तो सब मिलेगा, पढ़ाई करोगे तो सब कुछ आएगा पास में, है। नहीं करोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, जो पास में है ना वो भी दूर होते जाएंगे। तो यू नीड टू टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स कि आपने क्या करना है क्या नहीं। ज़्यादा ज्ञान नहीं दूंगा, समय खराब नहीं करूंगा, जाओ जाके पढ़ाई करो, इन चैप्टर्स को, इन टॉपिक्स को अच्छे से कर लो, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और जिंदगी हो या गाड़ी, जीतेगा वही जो टाइम पे गियर चेंज कर। अगर आपको राजा बनने का शौक है तो गुलाम की तरह मेहनत करना। कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है।